हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का एक सीट जिसको मैंने DPP1 के नाम से आप लोगों के साथ कुछ बैच में शेयर किया था। ठीक है, कुछ टारगेट के बैच में भी, कुछ 11th के बैचेज में भी। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, और आप लोग इन क्वेश्चंस को पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट किए होंगे, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखने आए होंगे। इतना मैं एटलीस्ट आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस का जो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे पहला रिएक्शन है अपने पास H2 + I2 गिविंग 2HI। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, गैस मेंशन होना चाहिए। ठीक है, H2 गैस प्लस क्या है, I2 गैस, और ये इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, 2HI गैस के साथ। ठीक है, जिसका के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ है, 100। अच्छा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, या आपको भी पता होना चाहिए कि ये जब दोनों तरफ गैस के नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाते हैं, जैसे इस केस में बराबर है, और अपने क्लास में भी डिस्कस किए हैं। तो अगर गैस के नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाते हैं तो ऐसे केस में इसका Kp Kc दोनों सेम होंगे, और वही इसका के इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। तो ये जो 100 है, आपको ये अगर सोचने बैठ जाए कि ये के इक्विलिब्रियम Kp दिया है या Kc दिया है, तो इस केस में ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। ठीक है, इस केस में ये Kp या Kc मैटर ही नहीं करता, क्योंकि दोनों चीज़ें वही होंगी, 100 के बराबर ही आएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि इसके आपको 2 मोल दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, एज यूजुअल जैसे आपको लिखना होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल के नाम पे इसका आपको दिया हुआ है कितना, 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका 0 मोल होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब आप एट इक्विलिब्रियम लिखोगे, ये हमने मोल लिखे हैं। ठीक है, और जब आप एट इक्विलिब्रियम मोल लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, दो में से कुछ जाएगा, इस दो में से भी कुछ जाएगा, और ये बदले में कितना बनेगा, x बनेगा। ठीक है, तो अब आप इसकी अगर कंसंट्रेशन लिखना चाहो, वैसे मैटर नहीं करेगा, आप इस केस में मोल को डायरेक्ट रख सकते हो, मोल फ्रैक्शन को डायरेक्ट रख सकते हो, प्रेशर को डायरेक्ट, ये डायरेक्ट इनके मतलब के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन है तो मैं आपके मन की तसल्ली के लिए इसको क्या है, डिवाइड डिवाइड बाई 10 करके लिख दे रहा हूँ अलग से। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अगर मेंशन करनी है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, 2 - x/10। ठीक है, 2 - x/10, और ये होगा आपके पास x/10। और इसको आप लोग चुपचाप Kc के एक्सप्रेशन में पुट कर दो, जो कि क्या है, x/10 का स्क्वायर अपॉन में क्या, 2 - x/10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इस वजह से यहाँ पे दोबारा स्क्वायर ही बनेगा। और ये वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर दी हुई है, 100 के बराबर दी हुई है। ठीक है, और यहाँ से आप देखो 100, ये जो 10 का स्क्वायर है वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपका सिंपली बच रहा है x अपॉन में 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और यहाँ से आप लोग सॉल्व करके, ठीक है, यहाँ पे x अपॉन में 2 - x, पहले इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, ये 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली आप जो ये वैल्यू निकालोगे, 2 - x/10, 2 - x/10 और x/10। ठीक है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी। और अगर इक्विलिब्रियम मोल पूछेगा तो 2 - x और x जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम मोल होगा। तो इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम मोल या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। और इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए हैं, जहाँ पे जो ओवरऑल गैस के मोल इस तरफ और इस तरफ बराबर हो गए। ठीक है, तो ऐसे केस में Kp और Kc का जो एक्सप्रेशन है वो सेम हो जा रहा है, वैल्यू सेम हो जा रही है। चलो ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको मोल परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो है वो पूछा है, कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो आपको क्लास में इतनी बार बताया कि जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, वो मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल परसेंटेज हो गया। और हमें जब टोटल प्रेशर दिया हो, एक्चुअली जो क्लास में बताने की बात थी वो मैं इसको लेके कर रहा था, कि जो टोटल प्रेशर दिया हो तो आपको भैया इक्विलिब्रियम प्रेशर में तो तोड़ना ही है, और इक्विलिब्रियम प्रेशर में तोड़ना है तो उसके लिए आपको इसके मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि डाल्टन्स लॉ लगाओगे, टोटल प्रेशर दिया है, डाल्टन्स लॉ लगाओगे तो आप इनके इक्विलिब्रियम प्रेशर में इनको अलग अलग तोड़ पाओगे, PCl5, PCl3, Cl2। ठीक है, जिसका Kp आपको कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। तो अभी आप इसमें क्या करोगे, ये जो रिएक्शन है PCl5 गैस, ठीक है, यहाँ ये सब हालांकि मेंशन होना चाहिए, ठीक है, गैस वगैरह जो कि मिसिंग देख रहा हूँ मैं, PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस। ठीक है, प्लस क्या है, Cl2 गैस। अब यहाँ पे आप देखो कि इसका अगर मैं मोल फ्रैक्शन, सीधे सीधे क्लोरीन का मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन, अगर मैं x मान लूँ,
तो आपको पता होना चाहिए PCl3 का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी तो x ही होगा। ठीक है, आपके पास तीन कंपोनेंट है यहाँ इस वेसल में। ठीक है, तीन कंपोनेंट, एक PCl5 है, एक PCl3 है, एक Cl2 है। ठीक है, तो अगर इस Cl2 का मोल फ्रैक्शन x होगा तो जितना मोल Cl2 बनेगा उतना ही मोल तो PCl3 का बनेगा, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन कितना होगा, x होगा। ठीक है, तो जो मोल Cl2 का होगा वही मोल PCl3 का होगा, इसलिए Cl2 का मोल फ्रैक्शन x, PCl3 का भी मोल फ्रैक्शन x, तो इसलिए PCl5 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। मैं मान सकता हूं जो मैं आप लोग गलतियां करते हो क्लास में, तो आप कई लोग यहाँ पे 1 - x लिख के बैठ जाओगे। ठीक है, भैया 1 - x इसका मोल फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप पता ही नहीं चलता कि आप कब मोल फ्रैक्शन लगा रहे होते हो, कब आप बीच में स्टाइक्योमेट्री लगाने लग जाते हो। PCl5 की अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन को भूल जाओ, ये ध्यान दो कि मेरे पास तीन कंपोनेंट है, Cl2, PCl3, PCl5, जिनमें दो का मोल फ्रैक्शन x और x है। तो ऑब्वियस सी बात है जो PCl5 का मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 - 2x होगा। ठीक है, और टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 atm। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टोटल प्रेशर 2 atm दिया हुआ है, Kp आपको दिया हुआ है, तो पहले तो बताओ, ठीक है, इन सब का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर बनेगा। अगर इसका मोल फ्रैक्शन कितना लिखा जाएगा, 1 - 2x, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 1 - 2x इंटू 2। इसका मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर कितना होगा, डाल्टन लॉ लगा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2x और 1 - 2x को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप इसको Kp के एक्सप्रेशन में रख दो, तो यहाँ 2x इंटू 2x अपॉन में 2 इंटू 1 - 2x, और ये वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में 0.2 दी हुई है, जिसको आप सिंपली 1/5 करके भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आएगी, मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, और वो जो मोल फ्रैक्शन आपके पास आएगा उसी को आप इंटू क्या कर देना, 100 कर देना, x इंटू 100 कर देना, यही आपके पास क्लोरीन की जो है वो मोल परसेंटेज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोगों ने टोटल प्रेशर को कैसे अलग अलग के पार्शियल प्रेशर में तोड़ना होता है, हमने तो इससे भी और अलग हटके भी क्वेश्चन किए हैं। यहाँ तो डायरेक्टली आपसे मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंटेज की बात हो रही है, तो Cl2 का मोल फ्रैक्शन x ले लो, PCl3 का भी x हो जाएगा, PCl5 का 1 - 2x हो जाएगा, और उसके बाद इनको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो हर किसी को, तो ये इनका पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और क्योंकि हमने ये इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर लिखा है तो उसको आप Kp के एक्सप्रेशन में रख सकते हो एज इट इज, और उसको सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आएगी, और x को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्लोरीन का मोल परसेंटेज आ जाएगा। इवन क्लोरीन का ही नहीं, सबका मोल परसेंटेज आ जाएगा, आप x तो निकाल ही चुके हो। हाँ भाई, यहाँ पे आपको दिया गया है कि मेरे पास 23 ग्राम N2O4 गैस का है, जिसको मैंने 1 लीटर वेसल में लिया है। ठीक है, और उसको इक्विलिब्रियम आने तक, ठीक है, इक्विलिब्रियम आने तक ये सॉरी इज अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम, उसको ये इक्विलिब्रियम अचीव करने तक के लिए अलाउ किया गया है। N2O4 इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है 2NO2 के साथ। ठीक है, तो भाई लोगों पहले तो ये बताओ, और आपको ये दे रखा है कि एट टोटल प्रेशर जो है एट इक्विलिब्रियम वो 11.6 है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 11.6 बार के बराबर है। ठीक है, तो अगर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 11.6 बार के बराबर है, तो पहले तो ये बताओ आप लोग मेरे को कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो डाटा दिया है, N2O4 का मास, 1 लीटर वॉल्यूम, 400 केल्विन टेम्परेचर, ये डाटा हमें किस लिए दिया हुआ है, ताकि आप पहले N2O4 का जो इनिशियल प्रेशर है वो निकाल लो, और उसके बाद जो टोटल प्रेशर बन रहा है, ठीक है, उसके साथ उसको रिलेट करके N2O4 और NO2 का जो फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा उसको निकाल लो। कैसे निकालेंगे, पहले आप देखो, PV=nRT लगाते हुए जो इसका इनिशियल प्रेशर होना चाहिए था N2O4 का इनिशियली, वो मैं निकालना चाह रहा हूँ, और उसको निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है मेरे को इसका मोल चाहिए, तो मोल हो जाएगा आपके पास 23/92। तो ये तो N2O4 का मोल हो गया, इंटू आप 0.082 करोगे, ठीक है, इंटू आप लोग करोगे टेम्परेचर के नाम पे 400 केल्विन, ठीक है, और डिवाइड करोगे आप लोग, वॉल्यूम अपने को 1 लीटर ही दी हुई है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टी डिवाइड वगैरह करके निकालोगे, तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर से निकाल दे रहा हूँ, 23 इंटू 0.0821, ठीक है, उसके अलावा इंटू 400 डिवाइडेड बाई 92, तो ये वैल्यू आपके पास आई है 8.2 atm। ठीक है, हालांकि atm में आया है, लेकिन आपको पता है atm और बार ऑलमोस्ट बराबर होते हैं,
तो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। और देखो ऑप्शंस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो अपने ये थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा। 8.2 बार मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब N2O4 का जो इनिशियल प्रेशर था आपके पास वो 8.2 बार के बराबर था, ठीक है, N2O4 का इनिशियल प्रेशर। अब इसको यूज कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में यूज करेंगे कि N2O4 गैस है आपके पास, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम बनाया है 2NO2 के साथ। इसका इनिशियल प्रेशर अभी हमने निकाला 8.2 था। अब इस 8.2 में से कुछ जाएगा, और जो कुछ जाएगा वो NO2 बनाने में ना, उसके बदले में इसका NO2 का जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, 2x बनेगा। इसका मतलब आपके पास जो फाइनल टोटल प्रेशर होना चाहिए, जिसके लिए आप इन दोनों प्रेशर को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो फाइनल टोटल प्रेशर जो आपके पास आना चाहिए फाइनली, वो आपके पास आना चाहिए 8.2 माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है। यानी आपके पास कितना आ जाना चाहिए, 8.2 प्लस एक्स आ जाना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन को भी रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन में ये 11.6 के बराबर दिया हुआ है। और अगर ये वैल्यू 11.6 के बराबर दी हुई है तो एक्स की वैल्यू जो आपके पास है वो क्लियर कट आ जा रही है, 11.6 माइनस 8.2, ये 3.4 के बराबर आ गई, ठीक है, 3.4 के। अच्छा, ये तो एक्स की वैल्यू आई है, हमसे पूछा क्या है जरा वो भी देख ले रहे हैं। आपसे पार्शियल प्रेशर पूछा है NO2 का एट इक्विलिब्रियम, तो ऑब्वियस सी बात है NO2 का जो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर होगा वो 2x के बराबर होगा, ठीक है। यानी 3.4 का डबल, यानी अप्रोक्स में देखा जाए तो 6.8, ठीक है। और मैंने कहा था हम लोग थोड़ा ये एटीएम और बार में चीज़ों को थोड़ा अप्रोक्स किए हैं, तो इसलिए आंसर आसपास आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 6.6 बार के बराबर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। इसमें आपको फिर टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और ये बता रखा है कि अमोनिया का मेरे पास स्टार्टिंग में ए मोल था, और जब इक्विलिब्रियम आया तो उस इक्विलिब्रियम आने तक में अमोनिया के एक्स मोल डिकम्पोज कर चुके थे, ठीक है। तो आपको मैंने कई बार बोल दिया है कि अगर आपको टोटल प्रेशर दिया है और आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना है तो पहले आपको मोल फ्रैक्शन फिर डाल्टन्स लॉ से उसका पार्शियल प्रेशर लिखना होगा, ठीक है। तो आप लोग इधर ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सा लंबी चौड़ी से मतलब लिखने में लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से स्टेप का है, जो हम लोग क्लास में कर चुके हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, 2NH3 गैस, ठीक है, 2NH3 गैस इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, N2 गैस के साथ प्लस 3H2 गैस के साथ। इसका स्टार्टिंग में मोल आपको दिया हुआ है A, ठीक है। और अब आप जब इक्विलिब्रियम मोल लिखोगे इसके, तो ऑब्वियस सी बात है A माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि A में से x चला गया है। अब आप अपनी मर्जी से 2x 3x नहीं घटा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ने बोला है कि A मोल लिए गए हैं, x मोल डिकम्पोज हो गया है। तो उसके बदले में यहाँ पे x/2 मोल बनेगा, यहाँ पे 3x/2 मोल बनेगा, इतना आप समझ ही सकते हो, ठीक है। 2 से 1 बन रहा है तो x से x/2 बनेगा, 2 से 3 बन रहा तो यहाँ पे 3x/2 बनेगा। अब इसके करस्पॉन्डिंगली आप देखो ये तो कौन क्या हुआ, ये हुआ आपके पास इक्विलिब्रियम मोल, ठीक है। ये जो आपने लिखा है ये क्या है, इक्विलिब्रियम मोल है। अब बताओ इसका टोटल मोल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टोटल मोल निकालोगे तो इसको जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे, और तीनों को जोड़ने पे ये वैल्यू आपके पास A प्लस एक्स के बराबर आएगी, ठीक है। अब देखो आपको अलग अलग कंपोनेंट का मोल पता है और आपको टोटल मोल पता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है हर किसी का मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो, और उस मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके हर किसी का पार्शियल प्रेशर मेंशन कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो पहले मैं सबका मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, जो होगा A माइनस एक्स अपॉन में A प्लस एक्स इंटू पी के बराबर। यहाँ होगा इसका मोल फ्रैक्शन x/2, इसका मोल है N2 का, और साथ में आप इसको भी A प्लस एक्स से डिवाइड करोगे और ये इंटू करोगे P से, ये 3x/2 है, ठीक है। इसको भी आप A प्लस एक्स से डिवाइड करोगे और इंटू करोगे आप P से। तो आपको साफ साफ हर किसी का जो है पार्शियल प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब आपका एक छोटा सा काम बनता है कि आप इसको Kp के एक्सप्रेशन में रख दो, जो कि क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, लेकिन H2 के पार्शियल प्रेशर का आपको करना होगा क्यूब, और डिवाइड में आपके पास आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा कुछ जब आप इसमें रखने जाओगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू कट पिट के आएगी उसको हम लोग जल्दी से देख ले रहे हैं, ठीक है। x अपॉन में 2 इंटू एक्स प्लस A प्लस एक्स इंटू पी, ठीक है। एक बार यहाँ पे आ गया, दूसरी बार यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3x अपॉन में 2 इंटू A प्लस एक्स
और उसका आपको करना है क्यूब, और साथ में इस p का भी क्यूब हो जाएगा जो यहाँ बच गया मेरे से लिखना, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, और इसका भी स्क्वायर और साथ में p का भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से, और दो p से दो ऊपर p पावर 4 बन रहा है टोटल, नीचे p का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो उसको कट के तो आपके पास p का स्क्वायर बचेगा, p का स्क्वायर, ठीक है। और बाकी जहाँ पे बात करें नीचे वाले पार्ट में, ठीक है, तो a प्लस एक्स और a प्लस एक्स का दो बार पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दो बार पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा यहाँ पे 27 एक्स पावर 4 बचेगा, p का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा 16, ठीक है। एक बचेगा आपके पास a माइनस एक्स का स्क्वायर, और साथ में बचेगा a प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको आप पूरे को सोल्व कर लेना, ये एक्सप्रेशन आपके पास फाइनली आ जाएगा। और अगर ऑप्शन से मैच करें तो ये ऑप्शन इसका बन रहा है ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको सिंपली बस उसका जो भी है, बहुत लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन देखने डरावने डरावना टाइप लगेगा कुछ बच्चों को, क्योंकि बेचारे कुछ बच्चे कमजोर दिल के होते ही हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कोई खास दम था नहीं, ए था, एक्स इसका कितना पार्ट टूट गया वो दे रखा है, तो कितना बन जाएगा वो भी निकल जाएगा, टोटल मोल कितने हो जाएंगे वो भी आ जाएगा, उससे आप इसका मोल फ्रैक्शन भी निकाल लोगे, उसके करस्पॉन्डिंगली आप इनका पार्शियल प्रेशर भी निकाल लोगे, और सिंपली मुंह उठा के केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो फिर बहुत आसान क्वेश्चन है, जब कोफिशिएंट दोनों तरफ बराबर हो गए तो समझ लो कि बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दो, 2 टाइम्स ICl गैस, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, I2 गैस में, ठीक है, प्लस 2 ट्रैक इसमें Cl2 गैस में, ठीक है, जिसका Kc आपको दिया हुआ है 0.14। वैसे इसका Kc देता चाहे Kp देता, दोनों केस में इसकी वैल्यू यही होती। अच्छा, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.78 है। तो अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0.78 है, तो इसमें से मान लो कि कितना चला गया आपको, अच्छा व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ I2, तो इसमें से मान लो 2x चला गया, और अगर इसमें से 2x चला गया तो ये x और x बनेगा, ठीक है। तो अब आप इसको Kc के एक्सप्रेशन में रख दो, ठीक है। ये इनिशियल लिखना जरूरी होता है, एट इक्विलिब्रियम लिखना जरूरी होता है, जो आपको क्लास में बताया गया है बार बार। तो यहाँ x इंटू एक्स आएगा, जिससे उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इस कॉफिशिएंट के चलते क्या आएगा, 0.78 माइनस 2x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपको दे रखी है 0.14। तो यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर करके या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से पहले चुपचाप 0.14 का स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है। और स्क्वायर रूट लेके आपके पास x अपॉन में 0.78 माइनस 2x की डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी पहले तो, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.14 के बराबर आया, और ये वैल्यू बन रही है कुछ 0.374। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, और x की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उस वैल्यू का डबल करके 0.78 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ICl की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाएगी। x निकल ही गया, उसका दुगना करके 0.78 से माइनस कर देना, ये आपके पास, अच्छा सॉरी, ICl की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं पूछी है, I2 की पूछी है, तब तो और बात ही खत्म हो गई, ठीक है। जो आपका x आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता भी दे रहा हूँ कितना आ गया यार, ठीक है, क्या ही टाइम पास करना है यहाँ पे। तो ये वैल्यू आप लोग देख लो कितने के बराबर बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो करना है कर लेना, ठीक है। ये वैल्यू मैं मन ही मन में अपनी तरफ से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, ऊपर डबल करके जोड़ना है तो पॉइंट, ये बन जाएगा आपके पास, निकाल दे रहा हूँ मैं इसे, 0.75 1 डिवाइड इंटू 0.78 डिवाइडेड बाई 0.75, कुछ 0.445 0.44 के आसपास मेरा रिजल्ट है। एक सेकेंड, ये वैल्यू जो आपके पास आएगी, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना यार, जो भी रिजल्ट निकल रहा है आप लोग देख लेना, ठीक है। मैंने जल्दबाजी में अप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, वही तो, कुछ जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिया था मैं, 0.37
4 इंटू 0.78 डिवाइडेड बाई 1.75 के करीब बनेगा कुछ। 0.166 आंसर आ रहा है मेरा, 0.166, मतलब ये वाले के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा भाई, नेक्स्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि फॉर दिस हाइपोथेटिकल रिएक्शन इनिशियल मोल ऑफ ए जो है वो बी का डबल दिया हुआ है आपको। ठीक है, इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज डिवाइस ऑफ दैट ऑफ बी इफ एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ बी एंड सी आर इक्वल। ठीक है, अगर बी और सी के इक्विलिब्रियम मोल जो है वो आपस में बराबर होंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है देन परसेंटेज ऑफ बी रिएक्टेड, कितना परसेंट बी का जो है वो रिएक्ट कर गया है ये बताना है आपको। ठीक है, ये भी बहुत बच्चों वाला सा क्वेश्चन है। ए प्लस 3 बी, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद है आपके पास 2 सी प्लस डी। तो बताओ स्टार्टिंग मोल के बारे में क्या बोला गया है कि जो बी का मोल है वो ए के मोल का डबल है। ठीक है, तो बी का मोल जो है वो ए के मोल का डबल है, आपको ये बताया गया है। तो फिलहाल अगर मैं ये मान लूँ, ठीक है, नहीं सॉरी, बी के मोल का जो मोल है, बी के जितने मोल होंगे ए का मोल उसका डबल है, इनिशियल मोल ऑफ ए इज डबल ऑफ बी। ठीक है, तो एक बार आप लोग मान लो कि इसके जो मोल हैं वो 1 है, ठीक है, और इसका जो मोल है वो 2 है। ठीक है, तो इसको 1 मोल मान ले रहे हैं, इसको 2 मोल मान रहे हैं। अब 2 मोल में से कुछ तो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, और अगर 1 में से x जाएगा तो ऑब्वियस 2 में से अगर x जाएगा तो 1 में से 3x जाएगा, और 1 में से 3x जाएगा तो यहाँ पे आपके पास c के जो मोल बनेंगे, ठीक है, वो बनेंगे 2x, और इसका मोल बनेगा x। और क्वेश्चन में क्लियर कट बोला गया है कि b और c के इक्विलिब्रियम मोल जो है वो बराबर है, मतलब 1 माइनस 3x करने के बाद जो वैल्यू आई वो 2x के बराबर हो रही है। ठीक है, मतलब 1 माइनस 3x आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप x के लिए सोल्व करोगे तो आप क्लियर कट देख रहे हो कि x की वैल्यू आ रही है 0.2। ठीक है, इसका मतलब आप देखो 1 में से गया कितना है, 3x गया है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 0.2 है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 0.6, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 0.6 मोल क्या कर जा रहे हैं, रिएक्ट कर जा रहे हैं। मतलब परसेंटेज में बात करोगे तो कितना परसेंट रिएक्ट कर गया, 60% रिएक्ट कर गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पहली बात तो कॉमा लगा होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद ये क्वेश्चन आगे अलग लाइन बताई गई है। इसमें बताया गया है कि हमने H2 गैस को इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर पहले से 0.2 मोल CO के थे। ठीक है, और H2 गैस को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें वॉल्यूम आपको दी हुई है 5 लीटर, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक कैटलिस्ट था वहां पे, और जब अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आ गया साथ में, तो इक्विलिब्रियम पे जो अल्टीमेट प्रेशर था वो 4.92 एटीएम प्रेशर था। ठीक है, और इस पॉइंट तक, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक 0.1 मोल ऑफ CH3COH जो है वो बन चुका था। तो आपको इस रिएक्शन का Kp फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात आपको CO के स्टार्टिंग मोल दिए हुए हैं 0.2। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि CH3COH का 0.1 मोल बन भी गया है, इसका मतलब CO उस मोमेंट पे 0.2 मोल के बराबर नहीं होगा, बल्कि CO का कुछ पार्ट उसमें रिएक्ट कर चुका है, और उसको हम स्टाइकियोमेट्री से समझ सकते हैं, ये CO गैस प्लस 2H। अच्छा, उससे पहले ये सब लिखना स्टार्ट करूं मैं, उससे पहले मेरे को ये बता दो कि इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने हैं वेसल में। ठीक है, तो टोटल मोल निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको सीधा सीधा क्या लगा देना चाहिए, PV इक्वल टू NRT लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, तो N इक्वल टू हो जाएगा आपके पास PV बाई RT। प्रेशर आपको दिया हुआ है 4.92। ठीक है, V की वैल्यू आपको दी हुई है 5 लीटर। ठीक है, और जहां तक बात है इसकी आर की वैल्यू आप जानते ही हो 0.082। और जहां तक बात है टेम्परेचर की, ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है 327, जिसको आप चेंज करके लिखोगे तो 600 केल्विन हो गया। ठीक है, और इस वैल्यू को मैं जल्दी से रख दे रहा हूँ, तो 4.92 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.082 डिवाइडेड बाई 600, तो ये वैल्यू आपके पास एग्जैक्टली आई है 0.5। ठीक है, मतलब आपके पास जो इक्विलिब्रियम पे मोल बन रहा है, ठीक है, टोटल मोल वो 0.5 के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ,
हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे? देखो, CO गैस प्लस, क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझो, CO गैस प्लस 2H2 गैस जब इक्विलिब्रियम बना रही है, किसके साथ बना रही है इक्विलिब्रियम? CH3OH गैस के साथ। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग में मोल थे 0.2 और इसके स्टार्टिंग में मोल थे 0। तो बताओ 0 मोल अगर बना तो इसका, सॉरी, इसका 0 मोल था और अब इसका मोल हो गया 0.1। तो नलायक लोगों, एक बात आप बताओ, इसका 0.1 मोल बनाने में CO का भी तो 0.1 मोल कंज्यूम हुआ होगा ना। तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम पे मोल कितना रहा होगा? 0.1 रहा होगा। ठीक है, तो CH3OH का अगर आपको इक्विलिब्रियम मोल 0.1 दे रखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि CO का भी इक्विलिब्रियम मोल जो है वो 0.1 होगा, क्योंकि जो 0.1 मोल CH3OH का बनेगा वो बनेगा तो CO की रिएक्शन से ही, CO के भी तो 0.1 मोल के कंज्यूम होने से बनेगा। ठीक है, अच्छा आप लोग बताओ टोटल मोल कितना निकला था? 0.5। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे H2 का मोल कितना रहा होगा? 0.3 रहा होगा। तभी तो टोटल मोल मिला करके आपके पास कितना बनेगा? 0.5। तो कितना आराम से हमने जो 0.5 मोल था उसको अलग अलग मोल में तोड़ दिया, CH3OH के मोल में तोड़ दिया, CO के मोल में तोड़ दिया, H2 के मोल में तोड़ दिया। और अगर हमने अलग अलग मोल में तोड़ दिया और हमें टोटल मोल भी पता है, ठीक है, जो कि कितना है? 0.5 के बराबर है, तो आप हर किसी का क्या लिख सकते हो? पार्शियल प्रेशर लिख सकते हो। और पार्शियल प्रेशर से आप उसका KP के अंदर पुट करके KP निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.1 अपॉन में 0.5, या सीधे से शब्दों में बोलो तो 1/5। क्यों 0.1/0.5 लिखूं मैं? ठीक है, 1/5 इंटू 4.92, ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया। 3/5 इंटू 4.92, ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया। और ये हो जाएगा दोबारा 1/5 इंटू 4.92। ठीक है, और जब आप इसको KP के एक्सप्रेशन में रखोगे तो KP का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रेशर ऑफ CH3OH जो कि 1/5 इंटू 4.92 ही है, और प्रेशर ऑफ CO जो कि 1/5 इंटू 4.92 ही है, और साथ में प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर जो कि 3/5 इंटू 4.92 का होल स्क्वायर होगा। तो ये पार्ट तो आप लोग क्लियर कट देख ही रहे हो कि कैंसिल हो गया। और अगर ये पार्ट कैंसिल हो गया तो यहाँ से KP की वैल्यू कट पिट के मैं निकाल चुका हूँ, तो KP की वैल्यू कट पिट के 0.115, यानी ये A वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 0.115 के बराबर आएगी। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो जस्ट मैंने आपको ये देखने के लिए दिया था, वरना तो बहुत बच्चों वाला सा क्वेश्चन है कि के इक्विलिब्रियम को आप प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम बाई रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम के नाम से तो ध्यान रखते हो, लेकिन कुछ बच्चे बेचारे भूल जाते हैं कि के इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम बाई रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम के साथ साथ KF/KB तो होता है। ठीक है, इसको तो नहीं भूलोगे ना, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बाई रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका रेशियो ही तो हमारे लिए के इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट हमसे पूछा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 20 दिया हुआ है। तो वही सीधी सी बात है, 10/KP इज इक्वल टू 20 है, KB इज इक्वल टू 20 है। तो KB आपके पास कितना आ गया? 10/20। ठीक है, और 10/20 यानी कितना आ गया? 0.5। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा A आंसर। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा ना कि के इक्विलिब्रियम जो होता है वो KF/KB के बराबर होता है। हाँ भाई, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रिएक्टेंट A है जो कि X मोल ऑफ रिएक्टेंट है। हमें ये नहीं बताया गया कि वो X क्या है, पर ये बोला गया कि X मोल ऑफ रिएक्टेंट A डिकम्पोज टू गिव 1 मोल ऑफ C एंड D। ठीक है, और ये बताया गया है कि इफ द फ्रैक्शन ऑफ A डिकम्पोज एट इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये X टाइम्स ऑफ A डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, किसके अंदर? C के अंदर और D के अंदर। C का भी 1 मोल दे रहा है और D का भी 1 मोल दे रहा है जब X मोल ऑफ A डिकम्पोज हो रहा है। और इसमें जो सबसे मेन बात आई है वो ये है कि A का जो फ्रैक्शन डिकम्पोज है वो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन वगैरह के क्या है? इंडिपेंडेंट है। और मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन ये इंडिपेंडेंट तभी होगा जब इसके और इसका जो कोफिशिएंट है वो इसका सम इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा, तभी जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो इक्विलिब्रियम पे कैंसल आउट हो जाएगी ऊपर नीचे, या इसका प्रेशर होगा वो इनिशियल प्रेशर होगा वो ऊपर नीचे कट आउट हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस केस में अगर यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो इसका जो कोफिशिएंट का सम 2 हुआ, तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, तभी तो यहाँ कंसंट्रेशन आएगी, यहाँ आएगी, नीचे कंसंट्रेशन का स्क्वायर आएगा जो कि आपस में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो ये x है
ये x की वैल्यू हमारे को पता है, ये x की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये 2 होना जरूरी है, तभी इसका जो डिकम्पोजिशन है या परसेंटेज या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये इंडिपेंडेंट होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के क्लास में करवाया जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही बच्चों वाला सा क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर कोफिशिएंट्स का जो सम बन रहा है दोनों तरफ वो बराबर बन रहा है, तो बात ही खत्म हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। 2HI इन इक्विलिब्रियम विद क्या, H2 गैस प्लस I2 गैस, तो वही है। अगर इसका इनिशियल प्रेशर, हालांकि जरूरत तो नहीं है, अगर फिर भी मानना है तो चलो P मान लो, तो इसका इनिशियल प्रेशर P है, तो इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, क्योंकि प्रेशर तो ऊपर नीचे गारंटीड कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो यहाँ प्रेशर आएगा तो यहाँ आ जाएगा P माइनस P इंटू, ठीक है। आपको बोला है कि आप हमेशा क्लास में जो बताया हुआ है कि अगर इसका 1 मोल है तो इसका इक्विलिब्रियम मोल जो लिखा जाएगा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो इसको 1 माइनस अल्फा लिखना है, इसको अल्फा बाई 2 लिखना है और इसको अल्फा बाई 2 लिखना है। इसकी प्रैक्टिस आपको करवाई हुई है, ठीक है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा वो P इंटू 1 माइनस अल्फा, P अल्फा बाई 2, और ये भी P अल्फा बाई 2 होगा। और इसको चुपचाप KP के एक्सप्रेशन में रख दो, और KP के एक्सप्रेशन में रखोगे तो P अल्फा बाई 2 आएगा, P अल्फा बाई 2 आएगा, और नीचे में आपके पास P इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर आएगा। तो P का स्क्वायर ऊपर नीचे कट जा रहा है, और आप लोग देखोगे तो आपके पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, ठीक है, या ऐसे देखो आपके पास ओवरऑल में अल्फा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर बन रहा है, जो कि किसके बराबर बन रहा है, KP के। तो सबसे पहले तो आप स्क्वायर रूट ले लो, और स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 को इधर ले जाना, तो आप अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बन रहा है आपके पास 2 इंटू अनरूट KP, और यहाँ से जब आप अल्फा निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 2 अनरूट KP, 2 अनरूट KP अपॉन में 1 प्लस 2 अनरूट KP, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास फाइनली आएगा अल्फा के लिए, कौन सा आंसर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लग रहा है कि गलती से इसके अंदर ये 2 एक्स्ट्रा रह गया, ये 2 रहेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये गलती से रह गया लग रहा है, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 अनरूट KP अपॉन में 1 प्लस 2 अनरूट KP, ये D वाला आंसर बनेगा, लेकिन D वाला आंसर बनने के लिए, ठीक है, यहाँ से अंदर वाला जो 2 है वो गलती से यहाँ मिस प्रिंट रहा है, मिस प्रिंट की फॉर्म में रह गया, तो वो 2 सिर्फ बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। हाँ भाई, उसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन इन्होंने जो कैलकुलेशंस वगैरह दी है और वैल्यूज दी है वो बड़ी अजीबोगरीब सी दी है, लेकिन आप देखो कि ये वैल्यूज के जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज के ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो आप छोटा मोटा कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन ले भी लोगे, छोटा मोटा काम चलाओ, तो उससे कोई कैलकुलेशन वगैरह पे अपने आंसर पे खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान दो कि क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन किया गया है। एक तो आपको इस रिएक्शन का KP दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आपको बताया गया है कि NO का जो इनिशियल प्रेशर है वो 0.02 है, और उसमें बताया गया है कि आपको पूछा गया है कि Cl2 के कितने मोल इसमें डाले जाएं, कितने मोल इसमें ऐड किए जाएं कि इसका जो 1% पार्ट है NO का वो NOCl में कन्वर्ट हो जाए। और 1% पार्ट मतलब इनडायरेक्टली NO की जो इनिशियल प्रेशर है और NO का जो फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर है उसमें कोई खास चेंज नहीं आया है, मतलब NO के इनिशियल प्रेशर को आप NO का फाइनल प्रेशर मान सकते हो, क्योंकि 0.02 का अगर 1% लोगे तो वो आएगा 0.0002, ठीक है, जिसको आप 0.02 से माइनस करोगे तो कोई खास डिफरेंस प्रेशर में नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में खुद ही हिंट दे दे रहा है कि इसका इनिशियल प्रेशर जो है और इसका जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है NO का वो ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। और जो NOCl बनेगा, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या लिखना था, कैसे लिखना था। 2NO गैस, ठीक है, प्लस Cl2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद आपको दिया हुआ है क्या, 2NOCl, 2NOCl जिसका KP आपको दिया हुआ है 10⁻⁻3, यही दिया हुआ है। हाँ भाई, इसका KP दिया हुआ है। अब बताओ इसका जो इनिशियल प्रेशर था इसका वो था 0.02, तो 0.02 का अगर 1% चला भी जाता है तो आप लोग बड़े आराम से सेफली बोल सकते हो कि इसका जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा फिर भी 0.02 होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसका जो 0.02 प्रेशर है NO का, ठीक है,
अगर इसका 1% चला जाता है तो NOCl को तो आप किसी के रिस्पेक्ट में इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो इसका जो 1% जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे समझना चाहिए पहले इसको, 0.02 माइनस 2x करोगे इसको, ठीक है, और ये जो 0.02 माइनस 2, सॉरी ऐसे ही छोड़ो, ऐसे ही रहने दो, सिंपल ही रहने दो, 0.02, तो ये भी आपके पास कितना होगा, 0.02 के बराबर होगा, इनिशियल और इक्विलिब्रियम सेम होगा। लेकिन इसका जो 1% टूट रहा है, ठीक है, हालांकि वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, लेकिन जो 1% टूटेगा वो तो NOCl का प्रेशर हो जाएगा ना, जितना NO जाएगा उतना NOCl बन जाएगा, आपके पास कोफिशिएंट 2 है। तो 0.02 का जो 1% होगा, जो मैंने बता भी दिया था पहले भी, इसको आप कितना लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम पे NOCl का जो प्रेशर होगा वो 2 इंटू 10⁻⁻4 होगा। और मान लो इक्विलिब्रियम पे जो Cl2 प्रेशर है, Cl2 का प्रेशर, ठीक है, वो मान लो कितना है आपके पास, P है। अभी हमें नहीं पता कि कितना है, तो आप इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर P मान लो। इसको आप चुपचाप उठा के 2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वेयर अपॉन में 0.02 का स्क्वेयर इंटू पी, और इसको कर दो किसके इक्वल, 10⁻⁻3 के, ठीक है। और इसको इसके इक्वल करोगे तो यहाँ से आप लोग बड़े आराम से पी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। पी की वैल्यू जो आएगी वो कट पिट के कितनी आ रही है जरा देख लो, ये 10⁻⁸ हो रहा है, ठीक है, ये 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे अगर अपने बात करें तो ये कितना हो गया आपके पास, 4 इंटू 10⁻⁸ हो गया। इसको अगर लिख दें 2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये 4 इंटू 10⁻⁴ हो गया, ठीक है। और जहाँ तक बात है इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू इधर आके 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास P ऑफ जो आ रहा है Cl2 का, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर वो आ रहा है आपके पास सारा कुछ कट पिट के 0.1 के बराबर, ठीक है, 0.1 के बराबर आ रहा है प्रेशर ऑफ Cl2। ये Cl2 है, O2 नहीं है। हाँ भाई, और अब दूसरी पॉइंट पढ़ो इस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन ये है, वो पार्ट ये है कि 0.2 मोल जो गैस का होता है वो 1 ATM प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो अगर 0.2 मोल 1 ATM प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो 1 मोल कितना करेगा, ऑब्वियसली आता है 5 ATM प्रेशर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ प्रेशर पता है, तो क्या मैं इसको मोल में नहीं कन्वर्ट कर सकता, तो मोल ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, तो अगर 5 ATM प्रेशर होता तो उसका मोल होता 1, तो 0.1 ATM के करस्पॉन्डिंग 0.1 ATM प्रेशर लगाने के लिए Cl2 का मोल कितना चाहिए, ये चाहिए आपको 0.1 इंटू 1/5, ठीक है। 5 ATM के लिए 1 मोल की जरूरत है, तो 0.1 ATM प्रेशर के लिए कितने की जरूरत होगी, 1/5 इंटू 0.1 की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई आपके पास 0.02, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम पे अगर आप लोग बात करो Cl2 के मोल की, तो वो चीज इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है कि 0.2 मोल से 1 ATM प्रेशर बनता है, तो इसका मतलब 1 मोल से 5 ATM प्रेशर बनेगा, ठीक है। और 1 मोल से अगर 5 ATM प्रेशर बनेगा तो आप उल्टा करो, 5 ATM के लिए 1 मोल की जरूरत, तो 0.1 ATM के लिए 0.02 मोल की जरूरत, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो, अगर Cl2 के मोल आ गए मेरे पास 0.02, ठीक है, तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम पे मोल कितना है, ये आप समझ रहे हो। इसका जो इक्विलिब्रियम पे मोल है वो कितना है, 0.02, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम पे इसका मोल 0.02 है, तो स्टार्टिंग में इसका मोल थोड़ा तो ज्यादा लेना पड़ा होगा, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट में, क्योंकि कुछ रिएक्ट भी तो करेगा, ठीक है। इसका प्रेशर आपके पास आया है 0.1, और उस 0.1 के करस्पॉन्डिंग इसका मोल आया है 0.02, ठीक है। हालांकि 1% पार्ट केवल रिएक्ट कर रहा है, केवल 1%, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि उसके अंदर Cl2 के स्टार्टिंग मोल कोई बहुत ज्यादा नहीं रहे होंगे, ठीक है। 0.02 में एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू जो है वो ऐड हुई होगी, ठीक है। और उस वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो 0.02 में, तो आपका जो करस्पॉन्डिंग आंसर बनेगा वो ए आंसर बनेगा। तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेट मेथड से किया है, ठीक है। 0.02 Cl2 के इक्विलिब्रियम मोल है, और आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना था, ठीक है। और बाकी यहाँ ऑप्शंस में बहुत मेजर डिफरेंस है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा आपके पास 0.02 0.04 वाला। ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस रिएक्शन का केस ही दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वेसल है वो 10 लीटर के बराबर है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वेसल 10 लीटर के बराबर है, तो बोला है पहले क्वेश्चन पार्ट में, पहले तो बताओ इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर
अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, ये इसके केसी का एक्सप्रेशन होगा जो कि क्वेश्चन में 100 दिया हुआ भी है। और कल को अगर SO2 और SO3 के मोल बराबर हो जाते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाएगी, और कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो ये तो कट जाएगा आपके पास, क्लियर कट। और अगर ये कट जाएगा पहले पार्ट के हिसाब से, तो पहले पार्ट के हिसाब से ये कट जाएगा, तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन ऑफ O2 निकल कर आएगी, ठीक है, O2 को इधर ले लो, ये 100 आ जाएगा, तो ये 10⁻⁻² हो गई। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है मोल्स ऑफ O2, तो वॉल्यूम है 10 लीटर, कंसंट्रेशन है 10⁻², तो इसका मतलब मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, यानी 0.1 मोल आएंगे आपके पास O2 के। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट हो गया आपके पास बहुत क्लियरली। ठीक है, कि O2 का इक्विलिब्रियम मोल कितना बनेगा। दूसरी बार आपको दिया है कि SO3 का जो मोल है वो SO2 के मोल का डबल है। ठीक है, तो अगर SO3 का मोल SO2 के मोल का डबल है तो आप जब स्क्वायर फॉर्म में लोगे तो पहली बात तो SO3 की कंसंट्रेशन SO2 के मुकाबले डबल होगी, और जब आप उसका स्क्वायर पार्ट लोगे, ये वाला पार्ट जिसमें आप देख रहे हो स्क्वायर हो रही है चीजें, ठीक है, तो इसका मतलब SO3 के कंसंट्रेशन, अगर मैं मान लो SO2 की कंसंट्रेशन x लेता हूँ तो SO3 की हो जाएगी 2x, उसमें भी आप स्क्वायर करोगे, यहाँ भी आप स्क्वायर करोगे, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 100। तो इस केस में आप कह सकते हो कि O2 की जो कंसंट्रेशन बनेगी वो 4 इंटू 10⁻⁻² बनेगी। ठीक है, और 4 इंटू 10⁻⁻² बनेगी तो मोल ऑफ O2 जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², ये कंसंट्रेशन है, इंटू आप इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 0.4 मोल। ठीक है, आपके पास 0.4 मोल इसकी कंसंट्रेशन सॉरी मोल हो जाएंगे, मोल ऑफ O2। ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज करवा दिया गया है, क्लास के अंदर करवाया हुआ क्वेश्चन है। PCl5 जो है, ठीक है, गैस, ये इक्विलिब्रियम बना रहा है टूट के किसके साथ, PCl3 गैस के साथ और Cl2 गैस के साथ, और बोला गया है कि इसका जो टोटल प्रेशर है वो P है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो X है। तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पूछा है, इवन Kp भी नहीं पूछा है इस केस में, तो आपको सिर्फ PCl3 का पार्शियल प्रेशर पूछा है। तो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन में डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना सिखाया था। आप लोग बोलोगे इसका 1 मोल है और इसके 1 मोल में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है तो 1 में से x चला जाएगा, यहाँ x बनेगा, यहाँ x बनेगा, और टोटल मोल आपके पास हो जाएगा 1 + x। और अगर 1 + x टोटल मोल हो गया तो आप पहले इनका मोल फ्रैक्शन लिखते हुए हर किसी का पार्शियल प्रेशर लिख सकते हो। इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 - x अपॉन 1 + x इंटू पी, इसका हो जाएगा x अपॉन 1 + x इंटू पी, इसका भी वही होगा x अपॉन 1 + x इंटू पी। अगर आपको आगे Kp का एक्सप्रेशन निकालना होता तो आप ये तामझाम करते, वरना आप क्लियरली इसी पार्ट को इसका आंसर बोल दोगे, x अपॉन 1 + x इंटू पी, यानी ये बी वाला आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट के लिए। हाँ भाई, उसके बाद आपके साथ ये जो क्वेश्चन है जो कि AIEEE 2008 में आया हुआ है, ये भी आपको मैंने करवा दिया है। ठीक है, आपको टोटल प्रेशर का रेशियो पूछा है और बोला गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो x और z की है वो बराबर है। तो मैंने आपको क्लास में एक जनरलाइज रिलेशन करवाया था, उस जनरलाइज रिलेशन में मैंने यही बताया था कि आप टोटल प्रेशर को और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिलेट करते हुए कैसे उनका Kp एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इधर ध्यान दो आप लोग, x इन इक्विलिब्रियम विद आपको दिया हुआ है y 2y। ठीक है, तो अगर इसका वही बात जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, ठीक है, अगर इसका 1 मोल रहा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इसकी α1 है, ठीक है, या मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो दोनों की सेम दी हुई है, तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो अल्फा है और वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन z की है, तो यहाँ 1 - अल्फा आएगा और यहाँ 2 अल्फा आएगा और टोटल मोल आपके पास हो जाएगा 1 + अल्फा। और इसका मतलब इनका जो पार्शियल प्रेशर बनेगा, पार्शियल प्रेशर वो बनेगा 1 - अल्फा अपॉन में 1 + अल्फा इंटू P1। इसके इक्विलिब्रियम प्रेशर को, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर को मैं P1 का नाम दे दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 + अल्फा इंटू P1। P1 यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम का टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है, और इसी टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर का तो रेशियो पूछा आपसे। तो जब आप इसको Kp के एक्सप्रेशन में रखोगे तो ऑब्वियस बात है Kp का एक्सप्रेशन होगा y का प्रेशर ऑफ y का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ y का स्क्वायर आएगा अपॉन में प्रेशर ऑफ x आएगा, और ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा पूरा कट पीट के 2 अल्फा अपॉन 1 + अल्फा का स्क्वायर इंटू P1
अपॉन में उसका भी स्क्वायर होगा 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा इंटू P1। तो Kp जो आ रहा है Kp1 बोल दे रहा हूँ इसे, तो Kp1 आपके पास आ रहा है 4 एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा स्क्वायर इंटू P1। ठीक है। अच्छा, यही पार्ट मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ दूसरे इक्विलिब्रियम पे, Z इन इक्विलिब्रियम विद P प्लस Q। तो Z इन इक्विलिब्रियम विद अगर P प्लस Q दिया हुआ है आपको, और वही सेम स्टोरी, इसका 1 मोल लो, 1 में से अल्फा जाएगा तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, टोटल 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम प्रेशर बनेगा वो कितना होगा, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू P2। इसके टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर को मैं P2 बोल दे रहा हूँ। यहाँ भी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2, यहाँ भी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2, ये इनका सबका इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद आप इसको Kp के एक्सप्रेशन में रखोगे। ठीक है। तो अगर आप इसको Kp के एक्सप्रेशन में रखते हो तो Kp2 बोल लूँगा मैं इसे, और Kp2 के एक्सप्रेशन में रखते हो तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P का प्रेशर, फिर Q के नाम पे दोबारा से अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2। ठीक है। और डिवाइड में क्या, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P2। और यहाँ से आप लोग देखोगे कि ये भी पूरा कट पिट के आपके पास किस फॉर्म में आ जा रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P2। ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को, इधर वाले एक्सप्रेशन को आप इधर वाले एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड कर दो, इस एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है। और जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास Kp1 बाई Kp2, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो 1/9 है। तो ये बनेगा 1/9। और ये जब आप इधर वाला पार्ट आप लोग डिवाइड करोगे तो ये जो अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। और आपके पास बचेगा 4P1 अपॉन में P2, जिसको आप लोग लिख सकते हो P1 बाई P2। ठीक है। जो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/36 के। ठीक है। तो टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर का रेशियो 1/36 के बराबर बनेगा। ठीक है। जेई मेन में यानी AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको बता रखा है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 0.4 है, और 0.4 अगर उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम कम है, और जो लेक्चर एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाला लेक्चर मैंने आप लोगों को देखने को बोला था, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है। क्या होगा, कैसे करना होगा, जरा ध्यान दो आप लोग। ठीक है। आपको पहले इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एम एवरेज पता करना होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, PM/RT होता है। ठीक है। और अगर आप लोग मिक्सचर लेते हो तो आपको उसका एम एवरेज पुट करना होता है। ठीक है। और एम एवरेज पुट करना होता है तो मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एम एवरेज से रिलेट करना सिखाया था। ठीक है। आप इसका 1 मोल मान लो, 1 मोल मानोगे तो इसका जो मास बनेगा, टोटल मास, वही उसका ये 35.5 इंटू 5 प्लस 31, 208। तो अगर मैं PCl5 का 1 मोल मानता हूं तो इसका मतलब इस वेसल में जो मास होगा वो 208.5 के बराबर होगा। ठीक है। और अब ये PCl5 डिसोसिएट हो रहा है किसके अंदर, PCl3 गैस में प्लस Cl2 गैस में। ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो कि 1 में से कुछ चला गया है अगर, ठीक है, कितना चला गया, मान लो फिलहाल अल्फा लिख दे रहा हूँ, 1 में से अल्फा चला गया तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, टोटल मोल कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। ये क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच थी जो मैं आपके साथ डिस्कस किया हुआ हूँ। तो अगर 1 प्लस अल्फा मोल बन भी जाएगा तो भी मास तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि डिसोसिएशन से वेसल का, कंटेनर का मास थोड़ा ना बदल जाएगा, क्योंकि उसमें जो PCl5 टूटेगा उतना ही मास PCl3 प्लस Cl2 की फॉर्म में वापस भी तो बनेगा। लेकिन वो पहले 1 मोल का मास था, अब वो 1 प्लस अल्फा का मास है। तो अब जो एम एवरेज होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर हो जाएगा 208.5 अपॉन में 1 प्लस एक्स या 1 प्लस अल्फा, और क्वेश्चन में अल्फा आपको दिया हुआ है 0.4 के बराबर। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इसका जो एवरेज मोलर मास निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1.4 से, आप इसको डिवाइड कर दो, अल्फा 0.4 दिया हुआ है। ठीक है। इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1.4 से, ये वैल्यू आ गई आपके पास 149। ये एम एवरेज आ गया आपके पास 149। आगे जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत आसान है। डेंसिटी ऑफ एवरेज गैसियस मिक्सचर निकालना था, इक्विलिब्रियम मिक्सचर।
तो डेंसिटी के नाम पे पी एम बाई आर टी रखोगे, पी आपको 1 दिया हुआ है, एम आपने निकाल लिया है 149, ठीक है, और आर की वैल्यू आपको पता ही है 0.082, ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 400 केल्विन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज वगैरह आप रखोगे तो 149 डिवाइडेड बाई 0.082 डिवाइडेड बाई 400, तो ये वैल्यू कुछ आई आपके पास 4.54 ग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो इसकी जो इसकी जो वेपर डेंसिटी आ रही है इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, वो 4.54 ग्राम पर लीटर के बराबर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। कर लोगे आप लोग इस क्वेश्चन को भी, सिंपल सा क्वेश्चन है, आईआईटी का आया हुआ है लेकिन आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन के लिए थोड़ी जगह कम है तो मैं इसको ऊपर वाले हिस्से में कर दे रहा हूँ। इसमें बोला गया है कि N2O4 जो है, ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे इस पार्ट के, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर आप 1 देखे हो या क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देख रहे हो, ये एम एवरेज वाले लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने एम एवरेज को मोल फ्रैक्शन से और जिसको पोस्टमार्टम रिलेशन बोला था, और दूसरा मैंने एम एवरेज को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से जो रिलेट करवाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द सिस्टम N2O4 इक्विलिब्रियम बना रहा है 2NO2 के साथ एक क्लोज्ड वेसल में 60 डिग्री सेल्सियस पे, और प्रेशर आपको दिया हुआ है 5 atm। तो ये सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है, उस इक्विलिब्रियम पे उसका 5 atm प्रेशर है, और उस कंडीशन पे उसका एम एवरेज जो आपको मिला है वो 69 मिला है, ठीक है। और इसका केपी आपको दे रखा है, ठीक है, सॉरी केपी आपको निकालना है, तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। एम एवरेज देने का मतलब ही क्या है, एम एवरेज देने का मतलब यही है कि आप उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर लो, तो मैं कर दे रहा हूँ, कैसे कर लेंगे देखो। N2O4 गैस डिसोसिएट हुआ, क्या बनाया 2NO2 गैस, तो वही सेम अप्रोच रखनी है आपको, क्या वही सेम अप्रोच। अगर इसका 1 मोल लेता हूँ जो ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था, तो 1 मोल लेता हूँ तो इसका मास 92 होगा आफ्टर डिसोसिएशन, जहाँ पे मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिलहाल अल्फा बोल दे रहा हूँ। तो आफ्टर डिसोसिएशन इसका जो एम एवरेज निकालेंगे वो 1 माइनस अल्फा, पहले तो इसका मोल बनेगा, मोल जो बनेगा वो 1 माइनस अल्फा बनेगा, इसका 2 अल्फा बनेगा, टोटल मोल 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो एम एवरेज आएगा आपके पास, ठीक है, एम एवरेज आपके पास आएगा 92 अपॉन में 1 प्लस अल्फा। और क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट पार्ट में, इसमें 2 पार्ट है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका अल्फा निकल कर आएगा, फर्स्ट पार्ट में एम एवरेज दिया हुआ है, उसकी हेल्प से अल्फा निकल जाएगा, कैसे, ये दिया हुआ है 92 अपॉन में 60, सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ 92 अपॉन में 1 प्लस अल्फा आपको दिया हुआ है 69। यहाँ से जब आप अल्फा के लिए सॉल्व करोगे तो 1 प्लस अल्फा आपके पास आ गया 92 डिवाइडेड बाई 69, ठीक है, या आप लोग डायरेक्टली काट लो ना, 23 पे कट ही रहा है ये, ठीक है, 92 अपॉन में 69, तो ये 4 और ये 3, तो एक टाइप से आपका अल्फा आ गया कितना 1/3, ठीक है। तो अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर तो आप लिख ही दोगे। इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होता है, अगर इनिशियल प्रेशर, सॉरी, हाँ यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 5 atm जो है वो इसका टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है तो इस टोटल प्रेशर पे, ठीक है, पहले तो आप टोटल प्रेशर के करस्पॉन्डिंग इन सब का पार्शियल प्रेशर लिखो, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी हो जाएगा। टोटल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर में डाल्टन्स लॉ की हेल्प से तोड़ना है, और के पी क्या हो जाएगा आपके पास 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अल्फा तो निकाल चुके हो आप लोग, तो इस अल्फा की वैल्यू रख दो 4 इंटू 1/3 का स्क्वायर अपॉन में फिर क्या 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, और पी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ से आप के पी निकाल लोगे, ठीक है। और के पी जो आपके पास निकल कर आएगा वो आप लोग देख लो, यहाँ 1/3 का स्क्वायर और यहाँ 1/3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल होगा, 8 आएगा और 4 आएगा, तो आपके पास 5/2 आ गया केपी, ठीक है। इसका जो केपी निकल कर आया आपके पास, तो केपी तो इसका 5/2 निकल आया, इसका जो आंसर निकालना था, ठीक है। दूसरी बात, दोबारा सेकंड केस में इसका ऑब्जर्व वेट जो है, एवरेज मोलिकुलर वेट, वो 230/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में इसका अल्फा कितना होगा, आप इस 92 अपॉन 1 प्लस अल्फा को रख दो 230/3 के बराबर, ठीक है। और 230/3 के बराबर आप इसे रखोगे एम एवरेज के लिए,
तो यहाँ से आपके पास अल्फा जो निकल कर आएगा, ठीक है, देख लो कट पिट रहा होगा शायद, 230 डिवाइडेड बाई 92, कुछ कट रहा है 2.5, ठीक है, या कह दो 5/2 यानी 5/6, ठीक है। तो आपके पास 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आ रही है 6/5, ठीक है, ये 6/5 आपके पास 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक सेकंड मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लिखने में, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना यहाँ से। अब जो जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, सेकंड केस को कैसे अप्रोच करना है, दो पार्ट है इसमें। आपको दोबारा बताना है कि किस प्रेशर पे इसका जो एम एवरेज होगा वो 230/3 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप अल्फा के लिए सॉल्व करोगे, तो पहले मैं इसको 1 प्लस अल्फा इधर ला रहा हूँ और इस 3 और 92 को इधर ला रहा हूँ, 3 × 92 डिवाइडेड बाई 230, ये वैल्यू आपके पास 1.2 के बराबर आ गई, मतलब अल्फा की वैल्यू आपके पास 0.2 के बराबर आ गई, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया था कि ये इस एक्सप्रेशन में जो आपने केपी निकाल लिया, वो केपी तो अभी भी उतना ही रहेगा। केपी बराबर क्या है आपके पास, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू पी। तो इस केपी की वैल्यू आप लोग रख दोगे कितनी, 5/2। अल्फा की वैल्यू आप लोग रख दोगे अल्फा की 0.5 यानी 1/5। तो अल्फा की वैल्यू 1/5 रख दोगे और यहाँ से आप लोग प्रेशर के लिए सोल्व कर लोगे। सेम क्वेश्चन, सिमिलर लॉजिक का क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था, एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन जिसमें Cl2 गैस एटॉमिक क्लोरीन में डिसोसिएट हो रही थी, ठीक है। हालांकि बस उसमें मैंने अल्फा आपको डायरेक्ट दे दिया था और इन लोगों ने अल्फा डायरेक्ट ना दे के एम एवरेज वगैरह की फॉर्म में दिया है। और यही मैं कह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस में आपको उस एम एवरेज वाले लेक्चर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है मिक्सचर की कितनी, 23, और बोला गया कि N2O4 कितना % डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक तो आप इसमें वो फॉर्मूला ही लगा सकते हो, dt माइनस डी नोट अपॉन डी नोट इंटू n-1। एक तो अल्फा वहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कौन सी होती है, जो गैस आप भरते हो उसके मोलिकुलर मास का आधा, मतलब N2O4 आप भरे तो उसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी 46 होनी चाहिए थी, है कितनी, 30, डिवाइडेड बाई 30 और 2 - 1। तो एक तो आप अल्फा यहाँ से निकाल सकते हो, दूसरा आप अप्रोच से काम कर सकते हो। अप्रोच क्या होगी, ठीक है, कि आप इसका 1 मोल मान लो, मतलब इसका 92 ग्राम होगा, इसमें से अल्फा चला जाएगा, 2 अल्फा बन जाएगा, टोटल 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। लेकिन 1 प्लस अल्फा मोल का मास अभी भी कितना होगा, 92, जो कि 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो मिक्सचर के 1 मोल के लिए हो जाएगा 92 अपॉन 1 प्लस अल्फा, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। यहाँ से आप अल्फा के लिए सोल्व कर लोगे। तो ये दो अप्रोच है आपके पास, फॉर्मूला वाली अप्रोच और एक प्रॉपर क्वेश्चन जो करते हैं वो वाली अप्रोच। तो इस तरीके से आप इसका अल्फा वगैरह जो है वो निकाल सकते हो। चलो अब अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे I2 एक्वस प्लस I - एक्वस इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, I3 - एक्वस के साथ, ठीक है। और इसमें बताया गया कि हमने 1 मोल इसका लिया था, 0.5 मोल इसका लिया था, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम के नाम पे क्या होगा, वन में से कुछ चला जाएगा, ठीक है। तो वन में से कुछ चला जाएगा, चलो अच्छी बात है, आप इसको सीधा सीधा सोचो। इसमें बोला गया कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उसमें जब हम लोग एक्सेस AgNO3 ऐड कर रहे हैं तो 0.25 मोल येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या आपको पता है, और पता नहीं है तो होना चाहिए, कि Ag प्लस I- के साथ रिएक्ट करके AgI का प्रेसिपिटेट बनाता है। और अगर इसका 0.25 मोल बन रहा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे जो I- होना चाहिए था वो 0.25 के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो I- होगा वो 0.25 के बराबर होगा, मतलब आपने जो 0.5 लिया था उसमें से 0.25 चला गया और 0.25 बच रहा है। अच्छा, अगर ये 0.25 जाएगा तो आयोडीन का भी तो, I2 का भी तो 0.25 जाएगा, तो ये बचेगा 0.75। और जो ये 0.25 जाएगा तो ये बदले में कितना बनेगा, और इसकी वॉल्यूम 1 लीटर दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे ध्यान दो, यहाँ पे ये जो बनेगा ये भी 0.25 बनेगा, क्योंकि इसका 0.25 गया तो बदले में बनेगा भी 0.25, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ये 3/4, ये 1/4 और ये 1/4, ठीक है। अब आप इसको केसी के एक्सप्रेशन में डाल दो, आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है,
तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 अपॉन में 1/4 और 3/4। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा और आपके पास आएगा 4/3 यानी 1.33। ये वाला आंसर हो जाएगा ए वाला। हाँ भाई, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये भी बहुत बच्चों वाला सब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों तरफ जो गैस के मोल हैं वो बराबर हो गए हैं, और जब गैस के मोल बराबर हो जाएं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये मेरे वाले क्वेश्चन से जो मैंने क्लास में करवाया उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ पे 2a भी बन रहा है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसके 2 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं, तो 2 मोल लिख दो, 4 मोल लिख दो, इक्विलिब्रियम आएगा तो इनमें से कुछ ना कुछ तो जाएगा। तो 2 - x, और क्या, ये लिखा जाएगा 4 - x, और ये लिखा जाएगा 2x। ठीक है, तो इसमें से x गया तो यहाँ से भी x जाएगा, और यहाँ से आपके पास बदले में क्या बनेगा? 4x बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब जब आप लोग बात करो इसके टोटल वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर है और इसका वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितनी हो चुकी होगी? 4 लीटर। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तब भी तो इनकी वॉल्यूम 4 लीटर होगी। तो इसको आप 2 - x/4 लिख सकते हो। इसको आप 4 - x/4 लिख सकते हो। इसको 2x/4 लिख सकते हो। ठीक है, और इसको आप के सी के एक्सप्रेशन में रख दो। तो 2x/4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे आपके पास आएगा 2 - x/4, और साथ में 4 - x/4। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपको ना चाहते हुए भी, मैं सोच रहा था कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी पड़ जाएगी। ठीक है, हाँ, बस ये है कि ये 4 वाला पार्ट जो है वो आपस में कट जा रहा है, उसकी जरूरत एटलीस्ट नहीं पड़ रही है। ठीक है, जो ऊपर 1/4 का स्क्वायर और यहाँ जो 2 बार 4 आ रहा है ये कट जाएगा, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन x की वैल्यू आपका आंसर नहीं होगी, आपसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए भी पूछा है। तो x की वैल्यू निकालने के बाद 2x/4 जो निकलेगा वो आपके पास ए बी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी, जो आप लोग बड़े आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लोगे। हाँ भाई, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से डिस्कस कर दे रहे हैं। सब कुछ गैसियस फेज में है। 4HNO3 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 4NO2 गैस प्लस 2H2O गैस प्लस O2 गैस, सब गैस फेज में है। और बताया गया है कि इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर जो है HNO3 का वो 2 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर जो है HNO3 का वो 2 है, और टोटल प्रेशर जो है वो 30 है। ठीक है, इसका प्रेशर 2 बता रखा है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इसका जो अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम इसका प्रेशर 2 बताया हुआ है। तो इनका मतलब बाकी जो 3 गैस है इसका प्रेशर टोटल मिला के 28 है। अच्छा, एक बात आपको समझनी होगी, क्योंकि NO2 H2O O2 वो इस रिएक्शन से बन रहे हैं, तो इनका मोल रेशियो ऑलवेज 4:2:1 होगा, या कह दो इनका प्रेशर रेशियो ऑलवेज 4:2:1 रेशियो में रहेगा। तो अगर इसका प्रेशर 4p है, इसका 2p है और इसका p है, तो ये जो टोटल 7p बन रहा है, इनडायरेक्टली ये 7p आपको कितना दे रखा है? 28 के बराबर दे रखा है। और अगर 7 ये 28 के बराबर दे रखा है तो आप इसको केपी के सॉरी पी की वैल्यू निकालने में यूज कर लो। पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपके पास 4। मतलब इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर 16 है, इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर 8 है, इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर 4 है, और 4 और 16 20 और 8 28 और 2 30। ये टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो 30 हो जाएगा। अब आप लोग इसका पहले तो केपी निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन है, केपी निकल जाएगा कैसे? 16 पावर 4 इंटू 8 पावर 2 इंटू 4। ठीक है, इसकी पावर 1 आएगी, अपॉन में 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से आप केपी निकाल लोगे, और केपी जब निकल जाएगा तो आपको पता है केपी इक्वल टू क्या होता है? KC/RT पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी आप देख लो, 3 मोल का डिफरेंस है। प्रोडक्ट साइड 7 मोल गैस के हैं, रिएक्टेंट साइड जो है वो 4 मोल गैस के हैं। तो डेल्टा एन जी को 3 रख देना, केपी आप यहाँ से निकाल चुके होगे। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? KC की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और निकाल ही देते हैं। ठीक है, तो कितना वैल्यू बनेगा पहले केपी का देख लो। ठीक है, जो भी बन रहा है इसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, 16 × 16 × 16। ठीक है, फिर इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 2 पावर 4, 2
डिवाइडेड बाई 2। ये के पी आपके पास आ गया, कुछ खतरनाक सी वैल्यू आ गई, ठीक है, 1048 इतना खतरनाक कैसे आ गया? जो आ गया सो आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आपसे केपी की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे वैल्यू पूछी है केसी की, ठीक है। तो ये केपी निकला है आपके पास। अब आप लोग बताओ, इसमें जब केपी रखोगे इतना वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास आ गई केपी की, इसको आप आर टी पावर डेल्टा एन जी से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये 1048,576, इसको आप डिवाइड करने जाओगे आर टी पावर डेल्टा एन जी से। डेल्टा एन जी इसका कितना है, ठीक है, वो बता ही रहे हैं, 7 मोल गैस के रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, और 4 मोल रिएक्टेंट साइड है, तो 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 0.0821, आर की वैल्यू को 0.0821 यूज करना होता है, साथ में टेम्परेचर कितना है, 0.082 भी नहीं यूज करना है, क्वेश्चन में बोला गया 0.08 यूज करो, ठीक है। तो ये 0.08 हो जाएगा, और टेम्परेचर जो दिया गया है वो क्लियरली आपको दिया गया है 400, ठीक है, और उसकी पावर कितनी, 3, ठीक है। तो पहली बात तो 400 इंटू 0.08 करोगे, 2.08, यही हो जा रहा है 32, ठीक है। और 32 का क्यूब करना है आपको, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, 1048,576 डिवाइडेड बाई 32 के क्यूब से डिवाइड कर रहे हो, और ये वैल्यू फिर आ गई आपके पास 32, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो के 32 वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, के सी का वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने इसके सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, हालांकि जो भी जल्दी या धीरे जैसा भी लगे आप लोगों को, पर मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं। अब उसके बाद भी कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो मेरे से क्लास के बाद पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाकी इसको पूरी सीट को अपने आप से प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस दूंगा क्लास में, ठीक है। क्लास का मतलब वही पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप प्रॉपरली करके ही फिर यहाँ पे सॉल्यूशन या जो भी आंसर है वो चेक करना। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय।